हेलो, मॉलिक्यूलर रेटी। चलिए, ये चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। वेट अ मिनट। हाँ, ये फोर्थ चैप्टर है अपना, केमिकल काइनेटिक्स। दिव्यम, ये फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स है, ध्यान से देखिएगा। ताशी, आपने तो लास्ट क्लास अटेंड किया था तो इसके बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज होगा। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की जब बात करते हैं तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ठीक है, जिस जिस फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है उसको किस में पढ़ते हैं हम लोग? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर फैक्टर्स ऑन विच या फिर अपने पास आ जाएगा फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। ये दोनों चीजें हम किस में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन किसकी पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन की। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होता है अपने पास तीन टाइप का होता है। केमिकल रिएक्शन जो होता है यहाँ पे तीन टाइप का होता है आपका। एक होता है फास्ट केमिकल रिएक्शन, फास्ट केमिकल रिएक्शन, moderate, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, एंड देन slow, स्लो केमिकल रिएक्शन। slow. ठीक है। स्लो केमिकल रिएक्शन, ये स्पेलिंग अजीब सा हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्लो केमिकल रिएक्शन। यहाँ देखेंगे तीन टाइप के केमिकल रिएक्शन है अपने पास, फास्ट, मॉडरेट, स्लो। फास्ट जो होता है, फास्ट में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, कोई बता सकता है? श्रीन, फास्ट रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, फास्ट में हम ये लिख सकते हैं ग्लूकोज इन वाटर, उसको मिलाया और वो फटाफट क्या हो गया, बहुत ही जल्दी डिजोल्व हो गया। तो ग्लूकोज इन वाटर जो होगा वो फास्ट रिएक्शन होगा। और जो स्लो रिएक्शन होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। क्या होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। और जो मॉडरेट रिएक्शन होता है, बेसिकली मॉडरेट रिएक्शन जो स्लो और फास्ट के बीच में है, ठीक है, इसी का हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। इसी का क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। श्रेन, समझ में आ रहा है? दिव्यम? यस यस सर। तो इसे लिख लीजिए, स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। हर्षिता? यस सर। चलिए, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? स्लाइड चेंज करो। यस सर यस सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे इसमें बेसिकली हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही पढ़ना है सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इसको पहले डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात होती है तो एक चीज मैं आपसे बता दूं, रेट का मतलब क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जो चेंज हो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। ठीक है, उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो डिफिनेशन में लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हो या फिर प्रेशर हो,
प्रेशर बेसिकली गैस के लिए लेते हैं, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू बेसिकली हम लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ रेट इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल्टा सी, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, अब ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मैं अभी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, पहले ये आप लोग सही से लिखिए पढ़ पढ़ के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली हो क्या रहा है सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे चेंज इन का क्या मतलब है। सबसे पहले एक बात बताइए, एक जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो होता क्या है इनिशियली, जैसे मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 की बात करें तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सपोज c है। ठीक है, तो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, उस टाइम पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा बताइए। t इक्वल्स टू 0 पे रिएक्टेंट अगर c है, c कॉन्सेंट्रेशन है उसका, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा कि नहीं। अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है या शुरू होने वाला है, तो प्रोडक्ट तो अभी 0 ही होगा ना। Yes, sir. अब यहाँ पे t इक्वल्स टू टी पे जस्ट सपोज कुछ रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, प्रोडक्ट में, c माइनस ए, तो a इधर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं। तो इसी की बात कर रहा है, जैसे मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे c था और t इक्वल्स टू टी पे c माइनस ए हो गया, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कि नहीं। और जितना टाइम लगा सी से सी माइनस ए होने में उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे ही रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. अब यहाँ पे Yes, देखिए sir. यहाँ दो चीजें है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव हमेशा किसके लिए लेते हैं, रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है ना वो डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है, डिक्रीज। पहले मान लीजिए 10 मोल था, धीरे धीरे डिक्रीज होकर किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। और पॉजिटिव जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट के लिए होता है, क्योंकि प्रोडक्ट 0 से शुरू होता है और फिर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, स्लाइड चेंज करूं, Yes, sir. चलिए।
अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच के, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लेते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जब ग्राफ लेते हैं तो देखिए एक ग्राफ जो आता है वो ऐसे आता है, और दूसरा जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा दिव्यम और श्रेन कि इन दोनों ग्राफ में, ठीक है, जो जीरो से ऊपर जा रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसमें रिएक्टेंट का ग्राफ कौन है और प्रोडक्ट का ग्राफ कौन है, तो कौन है, क्या बताएंगे आप लोग? सर जो ऊपर जा रहे हैं, जीरो से ऊपर जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट का होना चाहिए। एंड जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जीरो की तरफ आ रहा है, वो रिएक्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बताया कि रिएक्टेंट कम होने लगता है। रिएक्टेंट मैंने नहीं बताया, आपको भी पता है कि रिएक्टेंट कम होता है कि नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट यस में सर। कन्वर्ट होता है ना Yes, sir. श्रेन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो होता है, ऑलरेडी हम कुछ लोग रिएक्टेंट रखते हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं, डिक्रीज होगा कि नहीं। तो ये Yes, क्या हो sir. जाएगा आपका रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली आपका, वो धीरे धीरे इंक्रीज वो- करने लगता है, तो ये किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए। Yes, sir. तो ये चीज होता है आपका, ठीक है, इसे लिख लीजिए। हो गया। चलिए इधर देखिए जरा, एक रिएक्टेंट ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ पे दो नए टर्म आएंगे, ठीक है, एक आता है आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस। मैं क्या लिखा हूं, देखिए अगर मैं लिखूं रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब अपीयर होना, दिखने लगना, ठीक है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस रिएक्टेंट के लिए यूज करेंगे या प्रोडक्ट के लिए, ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर मैं यहाँ दो चीजें लिखूं, एक रेट ऑफ अपीयरेंस और एक लिखूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसमें रिएक्टेंट के लिए कौन सा होगा और प्रोडक्ट के लिए कौन सा होगा, बताइए जरा। सर प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस वाला रिएक्टेंट के लिए। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस यानी प्रोडक्ट के लिए होगा, तो प्रोडक्ट का सपोज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन B2 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन B1 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। और चूंकि हमें पता है कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि जीरो से शुरू हो रहा है कि नहीं श्रेन, दिव्यम? यस सर। देखिए ये बाकी यस। के दो लोग, ये लोग मुझसे पढ़ चुके हैं ये वाला, ठीक है, मैं बस आप लोगों के लिए ये स्टार्ट किया हूँ, ये स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग इंटरेक्ट करें, अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझसे पूछें, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि इनिशियली जीरो से शुरू किया है, टाइम धीरे धीरे देखेंगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कहीं भी लेंगे वो इनिशियल से तो ग्रेटर ही आएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा यस सर। प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइनल A2 माइनस इनिशियल A1 अपॉन T2 माइनस T1। एक बात बताइए कि जो रिएक्टेंट है जब धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, आपका रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, यानी फाइनल जो होगा वो कम होगा इनिशियल से, होगा कि यस नहीं? सर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल जब कम होगा इनिशियल से तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन आएगा, आएगा ना। यस सर, नेगेटिव आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए कैसे नहीं आएगा, या आएगा मैं बताऊंगा। तो रेट ऑफ डिस इसमें प्रोडक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और रिएक्टेंट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। ये आएगा नेगेटिव डेल्टा अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, इसे लिख लीजिए। अभी मैं दोबारा अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो आप लोगों को पता चलेगा।
हो गया? हो गया सर। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों ग्राफ का मैं क्या करूंगा, अलग अलग ये करूंगा, दोनों ग्राफ प्लॉट करूंगा, रिएक्टेंट का अलग, प्रोडक्ट का अलग। तो यहाँ देखिए अगर मैं रिएक्टेंट का लिखूं, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का, अगर रिएक्टेंट का लिखूं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी कुछ ना कुछ होगा और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर डिक्रीज करेगा, अब इसका रेट निकालते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहाँ देखिए ये T1 टाइम है और ये क्या हो गया, जस्ट सपोज ये क्या हो गया, T2 टाइम है। तो T1 से T2 टाइम जाने में, ठीक है, T2 पे मैंने R2 लिया है और T1 पे मैंने R1 कॉन्सेंट्रेशन लिया है। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम के हिसाब से देखेंगे ना। तो एक बात बताइए, रेट इज इक्वल टू जो ज्यादा टाइम पे हो T2 पे R1 है, सॉरी R2 है, माइनस इनिशियल क्या है R1, अपॉन में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। -T1। ठीक है, तो ये बताइए R2 ग्रेटर है या R1 ग्रेटर है? R2 ग्रेटर है सर। थिंक अबाउट इट अगेन। R1 is greater, sir. सर R1। श्रेन? R1 ग्रेटर है। अच्छा R2 कौन, R1 ग्रेटर होगा ना, क्योंकि देखिए ये वाला क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का है, जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ये नीचे है R2, तो R2 ग्रेटर देन, सॉरी R2 लेस देन R1। तो R2 लेस देन R1 है तो ये नेगेटिव आएगा कि नहीं, और नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। सिमिलरली एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए हमें पता है कि ये क्या होगा, जीरो से इंक्रीज करेगा कि नहीं, जीरो से इंक्रीज करेगा। ये भी आपका किसमें ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे हम, ये क्या आ जाएगा आपका T1 पे P1 और ये T2 पे P2। तो यहाँ पे जब रेट निकालेंगे तो रेट T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग P2। और श्रेण ये P1 ग्रेटर है या P2 ग्रेटर है? सर P2 ग्रेटर है। P2 ग्रेटर है तो P2। डेल्टा P अपॉन में पॉजिटिव आ जाएगा और डेल्टा T आ जाएगा। वेरी गुड। ये पॉजिटिव, देखिए एक चीज पता है आप लोगों को, 11th क्लास में आपने ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा है, स्क्वायर ब्रैकेट में जनरली हम क्या लिखते हैं, मोलारिटी लिखते हैं, और मोलारिटी का भी नेगेटिव नहीं आता, ये नेगेटिव साइन जो है बस ये शो करता है, इट ओनली शोज दैट इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, इट इज इंक्रीजिंग। पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि ये इंक्रीज कर रहा है और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? यस सर। इसे लिख लीजिए आप लोग। लिखा आप लोगों ने? हो गया सर। दिव्यम? यस सर हो। चलिए, ये चैप्टर बहुत आसान है, पहले बता रहा हूँ, और जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक एक चीज करते जाइएगा। लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज अगर आप लोग नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, ना बोर्ड के ना इसके। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे अभी से तो लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए टॉपिक डालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन in the form of stoichiometry of a chemical reaction। स्टोइचियोमेट्री पता है, केमिस्ट्री में एक टर्म यूज होता है जिसमें आधे मैथ्स का टर्म होता है। आप लोगों ने सुना है कोएफिशिएंट? बताइए, क्लास 9 10th में कोएफिशिएंट पे क्वेश्चन किया होगा आप लोगों ने मैथ्स का,
अरे आप लोग बोलते नहीं है कुछ, हाँ सर किया है या नहीं किया है? यस सर। किया आपने? ये सर कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स ना, वही वाला। वेरी गुड श्रेन। हर्षिता, ताशी, यस सर। जरा बताइए आप लोग कि अगर एक्स क्यूब लिखा हूँ दिव्यम तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? तो 3। श्रेन? 1 सर। हाँ। ताशी? 1 है सर। 1 है। जो कोएफिशिएंट होता है बेसिकली वो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाइड टर्म होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसमें 1 तो मल्टीप्लाइड है। अगर मैं पूछूंगा 2x का पावर 4 तो दिव्यम इसका कोएफिशिएंट क्या है? सर 2। 2 हो जाएगा। सबको पता है ना कि ये क्या होता है आपका Yes, sir. कोएफिशिएंट क्या होता है? वैसे ही इसमें एक टर्म आता है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या आता है? स्टोइशियोमेट्रिक। ये अभी मिटा दूंगा, बस मैं समझाने वाला हूँ। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है आपका, वो होता है किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं, उनमें जो मल्टीप्लाइड टर्म होता है ना, उसको कहते हैं जस्ट लाइक N2 + 3H2 विल गिव 2NH3। अब मैं अगर पूछूं आपसे दिव्यम, N2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है कि नहीं? यस यस सर। H स्ट्रेन H2 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिएगा टर्म पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे टर्म पे ध्यान देंगे तो केमिस्ट्री में हम इसको स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो H2 का Coefficient. स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा स्ट्रेन? 3. 3। ठीक है, दिव्यम NH3 का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? दिव्यम? सर वो 2NH3 है तो मतलब 2 होगा ना। 2 होगा। तो जो मल्टीप्लाइड कांस्टेंट होता है, नंबर होता है ना बेसिकली, ठीक है, जो मल्टीप्लाइड नंबर होता है या कुछ भी नंबर ना कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन केमिस्ट्री कहते हैं। मैथ्स में तो डायरेक्ट हम क्या कह देते हैं? कोएफिशिएंट कह देते हैं। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं? चलिए, यस Yes. सर। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में ना बहुत यूज होता है ये स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बार बार नहीं बताया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी के टर्म में मोल्स वगैरह रिएक्शन का निकालते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह जो क्लास 11th में आप लोगों ने किया था। तो देखिए जस्ट सपोज यहाँ पे AA + BB विल गिव CC + DD। चलिए ये बताइए ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? A. 1 मतलब A. ए है, वहां पे मल्टीप्लाई टर्म Yes, क्या है? sir. ए है। ठीक है, A. एक रिएक्शन है, अगर मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया, जो सपोज मैंने आपको एक रिएक्शन दे दिया यहाँ पे 2 AH2 + BO2 विल गिव AbH2 वो सपोज। तो ये जो होंगे ना, यही इसके क्या होंगे? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बताया कि ए का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है, बी का बी है, सी का सी है, डी का डी है। डिफरेंस इतना है कि ये सारे स्मॉल लेटर में है कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की तो बाद में बात करूंगा मैं, सबसे पहले बात करता हूं मैं। हर्षिता, यस सर। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका लिखा जाएगा? ABCD किसका लिखा जाएगा? किस किस का रेट ऑफ अपीयरेंस लिखा जाएगा? C और D सर। सर अपीयरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी का सर। सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये चूंकि प्रोडक्ट है तो +ΔC/ΔT। वेरी गुड। और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +ΔD में ΔT लिख सकते हैं कि नहीं? सर और सिमिलर, हाँ स्टोइचियोमेट्री है तो इसमें 1/A भी तो करते हैं, 1/C 1/D ऐसे बिल्कुल डिवाइड। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ क्या लिखा है? रेट ऑफ अपीयरेंस। आई एम नॉट राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। याद आया? यस सर। काशी, दिव्यम देखिए यहीं पे, इसलिए मैं पहले रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस ये हो जाएगा। अब बताइए श्रीन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका लिखा जाएगा? सर A का और B का, क्योंकि वो रिएक्टेंट है. ए और बी का, हाँ ए और बी का, तो यहाँ माइनस आएगा, इससे किसी को प्रॉब्लम?
नो फिर सर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसका यहाँ लिख रहा हूं मैं, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। किसी को भी दिक्कत कि ऊपर वाले दो में पॉजिटिव लिखा हूं और नीचे वाले दो में नेगेटिव लिखा हूं, इससे कोई प्रॉब्लम? ऊपर वाले दोनों में पॉजिटिव, नीचे वाले दोनों में नेगेटिव लिखा हूं, इससे कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो ये होता है आपका लिखने का रेट ऑफ No, अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और समटाइम्स अपीयरेंस को हम रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन। बात समझ रहे हैं? बात दोनों का सेम ही तो है, अपीयरेंस या फॉर्मेशन। क्लियर है? ये लिख लीजिए आप लोग। yes. हो गया? हो गया सर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जब बात आती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की, तो ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात होने वाली है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन के लिए ए प्लस बी बी, जो हमने पीछे रिएक्शन लिखा था, विल गिव सी सी प्लस डी डी। इसके लिए क्या होता है कि जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जाता है। किस में जाता है? डिवाइड में जाता है। सबसे पहले ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ए, तो 1/a हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी है, तो ध्यान दीजिएगा, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1/b, और यहाँ क्या आ जाएगा? डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस में डेल, प्लस में यहाँ स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी है तो 1/c, और फिर आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस में डेल्टा डी अपॉन में, यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है उसको ध्यान दीजिए। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ तो प्लस आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी है तो 1/d हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा डी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखा हो आपका और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन हो, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। क्लियर है? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका लिखना हो N2 + 3H2 विल गिव 2NH3, और इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, तो मैं देखिए कैसे लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ तो माइनस आएगा सीधे, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1/1 से अच्छा है कि कुछ ना लिखो। इज इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट में है तो -1/3, ठीक है, यहाँ 3 है, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा H2 अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी, इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? यस सर। आई होप ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन अब आप लोग इजीली लिख सकते हैं।
हो गया? यस सर। श्रेन, यस सर। चलिए यहाँ पे एक सवाल दे देते हैं हम आपको कि express the rate of reaction for following. Express the rate of reaction for following. ठीक है, A जो होता है 2SO2 plus O2 will give 2SO3. B जो होता है 2N2O5 will give 4NO2 plus O2. C जो गिवन है आपके पास BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus will give 3Br2 plus 3H2 और D का लिख लीजिएगा H2 plus I2 will give 2HI. आप लोग भी कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। ताशी एंड हर्षिता, Yes, sir, present. वेरी गुड। हो गया सर। हो गया? Yes. ओके, हर्षिता आपका हुआ है ना? Yes, sir. एक मिनट, वेरी गुड। दिव्यम एंड शिरेन, यस सर, हो गया। चलिए इसका मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 डेल्टा SO2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस में 1/2 डेल्टा SO3 अपॉन में डेल्टा T। दिव्यम आया है क्या ये? श्रेन? यस यस सर, यही आया है। ठीक है, इसका रेट अगर निकालते हैं तो -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T आ जाएगा। यस सर, आ गए। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर हम तो यहाँ पे माइनस डेल्टा
BrO3 माइनस अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/5 डेल्टा Br माइनस अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/6 डेल्टा H प्लस, सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, एक चीज देखिए नोटिस करिए, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस का 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1/3 डेल्टा H2O बाई डेल्टा टी। और फिर इसका कर लेंगे, ये समझ में आया, ये किया आप लोगों ने। यस सर। फिर इसका देख लेंगे माइनस ऑफ डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, यस, एक बार सी पार्ट फिर से बता दीजिए। क्या क्या, कौन सा सी पार्ट? तो सी, देखिए अब यहाँ पे खुद ही देखिए, ये BrO3 माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि माइनस तो आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट में है, तो डेल्टा BrO3 माइनस डेल्टा टी होगा कि नहीं? यस सर। सिमिलरली यहाँ पे अब 5, यहाँ तो 1 था तो 1/1 से लिखना, मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक है, अब यहाँ 5 है तो सबसे पहले ये रिएक्टेंट है तो माइनस लिखा हूँ, और 5 इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1/5, फिर डेल्टा, ये Br माइनस है, Br माइनस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, फिर 6H प्लस है तो ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 6 है तो 1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट में आ गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये प्लस में 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसे कर लीजिए। हो गया? यस सर। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ रेट की बात करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहाँ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब होता है तो यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन आता है, अपॉन में डेल्टा टी आता है, और देखिए ये जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी का जो यूनिट होता है बेसिकली वो होता है मोल पर लीटर होता है, और नीचे टाइम पर सेकेंड, तो इसका जो यूनिट होगा वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोल पर लीटर पर सेकेंड भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो मोल पर लीटर पर मिनट भी लिख सकती हैं अकॉर्डिंग टू, अगर क्वेश्चन में जैसा पूछा है, या फिर हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर आवर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या आता है आपका, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट कैसे आया, ये समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये हो जाता है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक सवाल दूंगा, मैं लास्ट क्लास में दिया था वही सेम सवाल दूंगा, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ये एक सवाल से पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, रेट ऑफ अपीयरेंस की, डिसअपीयरेंस की, फॉर्मेशन की, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। अगर इस सवाल को अच्छे से कर लिया आप लोगों ने तो बहुत अच्छी बात है।
हो गया। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, ये जो सवाल है आपका, इसमें क्या है, फॉर द रिएक्शन (2N2O5) will give 4NO2 plus O2. If the concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 raised to the power minus 2 m in 4 seconds, calculate A part, rate of formation of O2, B part, a rate of formation of NO2, C part, एक काम करिए, ऊपर NO2 बात सेम ही है, चलिए इधर कर देते हैं, NO2 O2, और फिर आ जाएगा रेट ऑफ disappearance of N2O5, and D part is rate of reaction. Rate of reaction. हो जाएगा हर्षिता, आशे? यस सर, कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. गुड। स्ट्रेन हो रहा है दिव्यम?
तो कर रहा हूँ। ओके मैं बताऊं ताशी Yes, sir. हो रहा है आपसे? Yes, sir. चलिए इधर देखिए, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने। यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखा है इतना दे रखा है, और इसमें बोल रखा है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय दिस मच, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये प्रोडक्ट की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ NO2 की जब बात करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। और इसमें ये दे रखा है जो इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻² अपॉन में डेल्टा टी की जब बात कर रहे हैं तो 4 सेकेंड्स दे रखा है। कितने सेकेंड्स दे रखा है? 4 सेकेंड्स। ध्यान दीजिए श्रेन, दिव्यम, यस एम सर। आई ऑडिबल? हर्षिता, यस सर। Yes, sir. इस डेसिमल को हटाएंगे 10 नीचे आएगा और ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है इसका, ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 10⁻³ मोलारिटी पर सेकेंड हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 जो है इतना आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें जो निकालना है वो निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहाँ देखिए, अगर मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की बात करता हूँ तो इसको कैसे लिखूंगा? फॉर्मेशन हो रहा है पॉजिटिव डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही लिखूंगा ना फॉर्मेशन का, लिखूंगा कि नहीं? और दूसरी चीज कि यहाँ पे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। तो यहाँ पे अगर मुझे ये भी निकालना होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, इसका मतलब क्या होता है? माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा टी, यही होता है ना? बताइए जरा, बताइए। रेट ऑफ फॉर्मेशन सही लिखा हूं? यानी इसका एक वैल्यू चाहिए और एक इसका वैल्यू चाहिए, चाहिए कि नहीं? इसका वैल्यू Sir. हम लोग निकाल लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इतना आ गया। ठीक है, तो Yes, ये sir. ए पार्ट था, ये बी पार्ट था जो कि अभी निकालेंगे हम लोग, बस मैं ये लिखा हूं, इसका भी वैल्यू आएगा, सी पार्ट। और अब आ जाते हैं हम सीधे डी पार्ट पे जो कि बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन हम 2N2O5 विल गिव 4NO2 प्लस O2, यही रिएक्शन है ना? इसी रिएक्शन का तो हमें Yes. क्या निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। 2N2O5 4NO2 प्लस O2। देखिए अब जरा रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कितना आसान है। ठीक है, -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा
NO2 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा O2 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा कि नहीं, बताइए बताइए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. एक चीज तो तय है कि अपना इसका वैल्यू पता है हमें, डेल्टा NO2 अपन डेल्टा टी, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले बी पार्ट के लिए इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन ये दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल Delta टू T. डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा टी। और यही तो आपका है, पिछले स्लाइड में देखिएगा तो ये क्या है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ही तो है, बताइए जरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है कि नहीं। अभी दिखाता हूं मैं पिछले स्लाइड में, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या है Yes, sir. डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा टी मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका वैल्यू कितना है 1/4, और इसका वैल्यू जो है अभी आपने पीछे क्या निकाला है 4 × 10⁻³ मोलारिटी पर सेकेंड। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका डेल्टा O2 यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो आएगा इसका वैल्यू वो कितना आ जाएगा 10⁻³ मोलारिटी पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं, बताइए इसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं दिव्यम। यस श्रेन आ गया सर समझ में। समझ आ गया, इसे लिख लीजिए। फिर दूसरी पार्ट करिए जरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी इसको भी इसके बराबर रख दीजिए या फिर इसके बराबर रख दीजिए, बात सेम ही है क्योंकि दोनों का वैल्यू पता चल गया है। और इसके बराबर रखेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखा हूं उसमें बस इतने की जरूरत होती है, इसका वैल्यू चाहिए तो ये 1/2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू पता है। आप लोग निकालिए सी पार्ट, तब मुझे लगेगा कि आप लोग 100% सीख गए हैं। सर 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। क्या बोला आपने, आंसर क्या आया रेट ऑफ, ठीक डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस, ठीक है वेरी गुड। 2 × 10⁻³ मोलारिटी पर सेकंड या मोल लीटर पर सेकंड है ना। यस सर। ओके वेरी गुड ताशी, Yes, sir. हो गया। Okay, sir. दिव्यम यस चलिए स्लाइड चेंज करूं, सी पार्ट हो गया ना दिव्यम। यस सर हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही अपने पास क्या आता है, रेट लॉ की बात होती है। किसकी बात होती है, रेट लॉ की। तो यहाँ पे रेट लॉ की जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ देखिए रेट लॉ क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में रेट लॉ होता क्या है, ठीक है। रेट लॉ देखिए क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन which is expressed in the form of concentration of reactant to the power something, ठीक है। मतलब ये कि ये आपका रेट लॉ जो होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्सप्रेस किया जाता है टू द पावर समथिंग, ठीक है। और वो जो समथिंग पावर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द एक्सपेरिमेंटल expression of rate of reaction, the experimental expression of rate of reaction in terms of concentration of reactant is known as or is called rate law, is called a rate law। मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अगर आपने एक्सप्रेस किया है, ये एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन होता है,
उसको रेट लॉ कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल अपने पास ये एक चीज है ए प्लस बी, जो हमें कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, क्योंकि रेट लॉ जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। तो रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग होगा एक्स और वाई। ये जो पावर एक्स और वाई जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ के आता है, जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? वेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कहते हैं इसको, कहते हैं हम रेट कांस्टेंट। और ये जो एक्स और वाई है ना आपका, एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है। इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू, मे और may not be equal to its stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि एक मिनट रुक जाइए। ये जो x और y जो है a और b के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी a और b के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। हाँ दिव्यम बोलिए। सर ये जो लॉ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? लॉ क्या कहता है कि एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जिसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको रेट लॉ कहते हैं। अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कर रहे थे, या रेट ऑफ फॉर्मेशन करे, रेट ऑफ अपीयरेंस करे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करे, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हो रहा था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विच इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इज कॉल्ड रेट लॉ। ठीक है। ओके सर। चलिए, सबने लिखा? 1 minute। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ। स्क्रीन हो गया आपका? यस सर। चलिए, अब यहाँ बात आती है, एक टॉपिक आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसको समझा ही देते हैं कि रेट लॉ में, ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ में या रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ के अकॉर्डिंग में जो एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, ये जो रेट लिखा हूं मैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई। इस एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है ना, इन्हीं के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दिव्यम? यस सर। रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होता है उसके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ वही चीज मैं लिखने जा रहा हूँ, इसका डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि द सम ऑफ पावर ऑफ, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant, concentration of reactants in rate law expression, in rate law expression is called, or is known as
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर रेट लिख रहा हूं मैं k इंटू ए का पावर x इंटू बी का पावर y। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पावर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू n आएगा, विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और दूसरी चीज कि यहाँ पे अगर x की बात करें तो x जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y जो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, एंड n जो होगा आपका ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दोनों को सम करके लिखेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे लिखिए आप लोग सर आपने साइड में क्या लिखा हुआ है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n जो है वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। समझ में आया? यस यस सर। ओके, स्लाइड चेंज करूं? यस सर। ओके, calculate order of reaction for following. Rate is equal to k into a का पावर 0, b लिख दिया। रेट इज इक्वल टू k into a का पावर 3/2 एंड b का पावर 1/2। श्रेन और दिव्यम ही बताएंगे ये सवाल का जवाब। श्रेन हो गया? यस सर। पहले वाले का आंसर 0। 0 ऑर्डर, वेरी गुड। दूसरे वाले का आंसर 2। सेकंड ऑर्डर, वेरी गुड। तीसरे वाले का आंसर 0। 0 ऑर्डर। दिव्यम सर यही है। वेरी गुड। ताशे और आप इन लोगों को हमने और सी क्वेश्चन करवाए थे, वेरी गुड। हर्षिता कोई प्रॉब्लम हो गया? हो गया सर। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस पे बहुत बार नीट में सवाल पूछा है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यानी के का यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे बात आती है के का यूनिट के लिए, तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर
y। तो k इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ रेट, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं a का पावर x इंटू बी का पावर y इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूँ रेट अपॉन c का पावर n। बेसिकली यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब चेंज होगा तो यूनिट भी इसकी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पावर अगर चेंज होगा तो जाहिर सी बात है यूनिट चेंज होगी कि नहीं। ठीक है, तो मैंने ए और बी को सी मान लिया और x प्लस वाई एन हो गया। ठीक है, अब देखिए k इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, रेट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन का पावर n आ गया। n का मतलब ऑर्डर, n का मतलब ऑर्डर। तो इधर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट अपॉन c का पावर n कर देते हैं, n ऑर्डर है। अब हम देखिए कैलकुलेट करते जाते हैं। पहले में मैंने सबसे पहले जीरो ऑर्डर लिया, क्या लिया, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर लिया तो k इज इक्वल टू, रेट का यूनिट तो मैंने पहले ही बताया है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर लीटर, क्या बताया, मोल पर लीटर। लेकिन जीरो ऑर्डर है तो पावर जीरो आएगा, तो किसी भी चीज का पावर जीरो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होगा। वहीं पे आप जब फर्स्ट ऑर्डर देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेट की बात होगी। ठीक है, और यहाँ पे मोलारिटी मोल पर लीटर का पावर जो होगा वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा मोल पर लीटर, तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ही आप लोग सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू निकाले, ऐसे ही आप लोग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर एंड फिफ्थ वाला 11th ऑर्डर, ये करके बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। जीरो ऑर्डर स्लाइड पीछे करने की जरूरत है। हेलो ताशी, सर सेकंड वाला Yes, नहीं sir. आया। सेकंड वाला, ये वाला स्ट्रेन, यस सर। ये देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n इज इक्वल टू क्या, 1 होता है ना। यस सर। तो k इज इक्वल टू, ये रेट अपॉन c का पावर 1 आना चाहिए। यस। तो रेट का यूनिट तो मोल पर लीटर पर सेकंड ही होगा, सब में रेट आएगा सेम ही आएगा, और नीचे मोलारिटी है तो मोल पर लीटर का पावर क्या आएगा, 1 आएगा। यस सर। क्योंकि n का वैल्यू जीरो होगा, जैसे यहाँ जीरो था तो जीरो ऑर्डर, 1 था तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड होता तो सेकंड ऑर्डर। फिर इसको ये मोल पर लीटर पावर 1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर में क्या आंसर आएगा, वैल्यू जो यूनिट होगा पर सेकंड आएगा। जीरो ऑर्डर में क्या आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये समझ में आया या और एक्सप्लेन करूं, बताइए जरा। आ गया सर, आ गया। चलिए करिए जरा, दिव्यम तो कर रहा हूँ। करिए जरा सर जी। सेकेंड ऑर्डर का भी होगा ना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। नहीं, उसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। सर सेकंड ऑर्डर का 1/2 मोल लीटर पर सेकंड होगा। 1/2 क्या, मतलब सर हाफ होगा ना उसका। बेटा यूनिट में कभी नंबर आता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो यूनिट में कभी नंबर नहीं आता ना। नहीं सर। मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को।
इधर देखिए, रेट इज इक्वल टू, वो डायरेक्ट वो वाला लगा रहा हूं मैं, के इज इक्वल टू रेट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन का पावर एन, एन यानी ऑर्डर। इससे किसी को प्रॉब्लम हो तो पहले ही बता देगा। ये सेकेंड ऑर्डर है, इट मीन्स एन का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। अब के इज इक्वल टू रेट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर का पावर 2 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ देखिए मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा, मोल का स्क्वायर लीटर का पावर -2। अब बस इसे सॉल्व करिए जरा। ये जो x का पावर 1 ऊपर, x का पावर 2 नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो x का पावर 1 - 2 होगा कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे मोल का पावर 1 ऊपर था, नीचे 2 था, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। लीटर का पावर -1 ऊपर था, नीचे -2 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर जाएगा तो, और सेकेंड ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा, पर मोल लीटर का, पर मोल लीटर -1 + 2 लीटर, और ये पर सेकेंड हो जाएगा। किसका, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बताइए किसी को कुछ प्रॉब्लम। रिपीट करें ना सर। जी दोबारा बताऊं। हाँ सर। ये देखिए, इससे किसी को प्रॉब्लम, k इज इक्वल टू रेट अपॉन सी का पावर n। नो सर। सेकंड ऑर्डर का यूनिट निकालना है, सेकंड ऑर्डर का मतलब n इज इक्वल टू 2। बताइए ताशी। यस सर। और k इज इक्वल टू रेट का जो यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड, और c कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है मोल पर लीटर का पावर 2। यस सर। अब ये पावर 2 है तो यानी ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, मोल का स्क्वायर होगा और लीटर का -1 था उसमें मल्टीप्लाई होगा तो पावर -2। अब बस इसे मैथ सॉल्व कर लिए हैं, ऊपर जाएगा पावर 1 है, नीचे 2 है, दोनों माइनस हो गया, 1 - 2, ये माइनस है, ये -2 ऑलरेडी है, ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, लीटर -1 + 2 और पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो होगा क्या होगा, पर मोल लीटर पर सेकेंड होगा कि नहीं। यस सर। ट्रेन आपको कोई प्रॉब्लम। नो दिव्यम, सर। दिव्यम, नो सर। हर्षिता। नो सर। चलिए, तो एक चीज और, एक और पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन may be positive, negative, zero और फ्रैक्शन। ठीक है, देखता हूँ मैथ्स कितना आता है आप लोगों को। ये घर से करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग जो शुरू करने वाले थे अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग क्लास कंटिन्यू रखें। ठीक है दिव्यम। यस सर। यस सर। ये आप लोगों का होम असाइनमेंट है, एक क्वेश्चन। ये अगर अगले वीक आप लोग रेगुलर क्लास ले लेते हैं, 2 दिन क्लास ले लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ जाएगा, तीसरे क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग घर बैठे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। वैसे भी कोई बैठे बैठे इंसान बोर ही हो रहा है आप घर पे, तो बेटर है कि पढ़ाई में यूज कर ले आप लोग उसे। ठीक है, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है। चलिए, फिर आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, तो वो आप लोग पढ़ के आइएगा प्लीज। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सो मच। श्रीन आपको समझ में आया। चलिए हर्षिता आपको। यस सर।
दिव्यम, यस आशिक, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू।